So now I'm going to discuss about law of equivalence. इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे, लिखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। इसमें होता क्या है, देखो इसमें कहता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट सेज दैट इफ वन इक्विवेलेंट ऑफ ए इज ट्रीटेड विथ बी, या फिर हम कहेंगे वन इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्ट्स विथ बी, या फिर हम क्या कहेंगे वन इक्विवेलेंट ऑफ ए न्यूट्रलाइज्ड बाय one equivalent of B and it gives C and D which is also of one equivalent। इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के हिसाब से यदि कोई कंपाउंड A है और यदि ये वन इक्विवेलेंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो कंपाउंड B होगा हमारा, ठीक है, यह भी हमारा कितना होगा, यह भी हमारा वन इक्विवेलेंट होगा और यह भी क्या होगा बच्चों, वन इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वन इक्विवेलेंट तो हमेशा ये क्या होगा, ये बराबर होगा। ये तो हम कहना चाहते हैं ना, ये सारा क्या है, बराबर है। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, तो देखो एक फॉर्मूला हमने लिखा है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू व्हाट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। और इसी को हम लिखते हैं, ऐसे भी करके लिखेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू, है ना, 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इसका मतलब क्या हो गया, हमने यहाँ पे जो लिखा है दैट इज इन टर्म्स ऑफ लीटर। अब इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, बोलो, इसको क्या कहते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्राम इक्विवेलेंट। तो हम भी यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू सी विल बी इक्वल टू डी। अब ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखना है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद देखो, यदि ये सारा क्या होता हमेशा, यदि क्या हमेशा ही ये बराबर होता, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इज कॉल्ड व्हाट, हम इसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। तो ये हमेशा ए का बी के साथ बराबर होगा, फिर सी का होगा, फिर ये डी का भी बराबर होता। एक बात, दूसरी बात क्या है, यदि नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम नहीं है तो आप क्या लिखोगे, यू कैन राइट व्हाट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट आप लिखोगे किसका, ए का सी का। इसी तरीके से आप वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट और वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ डी लिखेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो है हमारा वो क्या है, वो इसके भी बराबर है, और आप क्या देखोगे, ये जो है हमारा वो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और यह भी इसके बराबर है। मतलब क्या है, आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। इसी तरीके से ये जो है ये जो होगा हमारा वो इसके साथ भी होगा। सिमिलरली आप क्या देख रहे हो, ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, एक चीज़ और भी है, क्या ये बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होगा। क्या ये बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। क्या ये बराबर होगा बच्चों, बिल्कुल बराबर होगा। तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए और इसीलिए हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व जो हम करते हैं बहुत आसान हो जाता है। आई बात समझे, बहुत सारा चीज़ क्या होता है, आसान हो जाता है। इसलिए भी तो आपने देखा होगा मीली इक्विवेलेंट के टर्म में हमने बात करी थी। तो खैर आओ इसके बारे में बात करता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि भाई 400 मिलीलीटर, क्या कहा मैंने, 400 मिलीलीटर ऑफ 0.2 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज टाइट्रेटेड या treated with 400 milliliter of 0.2 normal KOH is treated with hydrochloric acid.
ओके, फॉर कंप्लीट रिएक्शन क्या लिखा हमने, कंप्लीट रिएक्शन। मतलब कंप्लीट रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि इस केस में जब KOH का हमने रिएक्शन कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो रिएक्शन के बाद KCl प्लस H2O तो बना, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन इसका और इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। मतलब अब ये रिएक्शन के बाद बचा ही नहीं है। तो जब कोई भी बचा ही नहीं है तो हम क्या लिखते हैं, कंप्लीट बोलो रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है ना। 400 मिलीलीटर ऑफ KOH is treated with हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर कंप्लीट रिएक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कंप्लीट वर्ड लिखा होता है कहीं पे, तो देखो क्या क्या वर्ड होगा, कंप्लीट रिएक्शन, और दूसरा क्या लिखेंगे बोलो इसके बदले, न्यूट्रलाइजेशन। तो देखोगे हम जो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट में भी हम बात करें तो एक्चुअल में हम क्या बात करने जा रहे हैं, बोलो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है या नहीं। तो इसके लिए देखते हैं हमें क्या रूल फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो इसे तो आपने समझ लिया होगा, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ देखो, तो हमने क्या कहा कि इसका जो इक्विवेलेंट होता है ना, वो इसके इक्विवेलेंट के बराबर होता है। ये दोनों क्या होता है, हमेशा बराबर। अब एक चीज़ देखो, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमने क्या बताया है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, या फिर आप क्या लिख सकते हो इसके लिए भी, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और यह भी क्या लिखाएगा बताओ, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे। आई बात समझ में। अब इसमें अभी तक मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं है, मैंने सिर्फ ये बताया है कि देखो 400 मिलीलीटर ऑफ 0.2 नॉर्मल KOH को ट्रीट करते हुए HCl के साथ फॉर कंप्लीट रिएक्शन। तो आपसे मांगा क्या जाएगा, कहेगा क्या, देखो कहेगा कैलकुलेट वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपसे क्या मांगा जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वेट। तो देखो गौर करना, यहाँ पे आप देखो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ KOH तो दे रखा, वॉल्यूम दे रखा, और ये नॉर्मलिटी दे रखा है। तो आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। और हमने क्या कहा, जब कभी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जब कभी भी कंप्लीट रिएक्शन होगा, तो याद रखना ये इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या होते हैं, हमेशा इक्विवेलेंट क्या होगा, बराबर होगा। तो जब ये इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर होगा, तब देखो इसमें क्या है, ये भी बराबर है और यह भी बराबर है, और साथ साथ क्या है बच्चों, ये भी बराबर होता। आई बात समझ में। तो देखो इस वक्त जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखो आप देखो नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम तो दे रखा, मांगता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वेट मांगता है, इसका WA मांगता। आई बात समझ में। तो हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, WA दैट इज वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू व्हाट। तो रिलेशन क्या मिलता है आपको, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ KOH, है ना, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ KOH इज नॉर्मलिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ KOH इज इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HCl की हम बात करते हैं, तो HCl में इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो क्या होगा, मोलर मास अपॉन N, और HCl के लिए N फैक्टर क्या होता है 1, क्योंकि HCl को आप तोड़ोगे, आयंस में चेंज करोगे तो H प्लस Cl माइनस बनेगा। तो इस केस में N फैक्टर क्या होगा 1। तो ऐसे में इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, मोलर मास हो जाएगा। आई बात समझ में। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, अच्छा एक बात और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये हमने क्या लिखा है, इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट वर्ड कभी भी लेते हैं तो वॉल्यूम किसके फॉर्म में होता है, वॉल्यूम इज ऑलवेज इन लीटर। तो जब वॉल्यूम इन लीटर है तो देखना ध्यान से, नॉर्मलिटी तो 0.2 नॉर्मल लिख दिया मैंने, अब वॉल्यूम को किस में लिखना है, लीटर में, तो ये क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा।
आई बात समझ में? बिकॉज ये 400 मिलीलीटर है तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू लीटर। यदि लीटर में कन्वर्ट करोगे बच्चे तो इसको 1000 से डिवाइड तो करोगे। जब आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा? 0.4 लीटर। और इस तरीके से WA इज इक्वल टू व्हाट? अब इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है? मोलर मास के बराबर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो इसका मोलर मास कितना होता है बताओ? 36.5 होता। मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 36.5। सो हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम 36.5 को रख देंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों बताओ? वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू क्या हो गया? 0.08 इंटू 36.5 ग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो ये हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है? यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, और उसी के बेस पे हमने आपको ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी है। ये सारे जो हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, आपने उस पर एक क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया वो समझा होगा। नेक्स्ट इसी पे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो सपोज़ करो आपको देता हो A है और A की जगह बेहतर है मैं क्या लिखता हूँ? सिल्वर नाइट्रेट। इसका रिएक्शन हमने कराया NaCl के साथ, तो बनाता क्या है? ये बनाएगा AgCl विथ NaNO3। अब एक चीज़ देखो, यदि हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स को ध्यान में रखते हैं और इसके बारे में क्या कहता है? कहता है कि ये हमारा 50 मिलीलीटर, ये क्या है? 50 मिलीलीटर है और इसका जो नॉर्मलिटी है वो क्या है? लिखते हैं हम डेसी नॉर्मल है। क्या है ये? डेसी नॉर्मल। ये डेसी नॉर्मल AgNO3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका वॉल्यूम कितना हो गया बोलो? 50 मिलीलीटर। और नॉर्मलिटी क्या हो गया? N/10। डेसी नॉर्मल N/10 होता। तो कहता है क्या? 50 मिलीलीटर ऑफ डेसी नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट was treated with the sodium chloride. So calculate the weight of NaCl. Can we calculate this? Answer is yes. इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया। अब ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़रा इस बात पे ध्यान दोगे आप लोग? तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स को यूज़ करेंगे। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स में हम देखते हैं ये क्या है? AgNO3 और उसके बाद क्या है? इसमें NaCl है और ये रिएक्शन करके क्या बनाता है? AgCl प्लस NaNO3 बनाएगा। अब इस केस में हमें मतलब किससे है? हमें जो मतलब है इससे और इससे, क्योंकि ये दिया हुआ है और इसके बारे में हमें पता करना है। क्या पता करना है इसका? कैलकुलेट द वेट ऑफ NaCl इज इक्वल टू व्हाट? आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो हमें क्या लगाना है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता? नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो देखो यहाँ पे तो ना इसका नॉर्मलिटी है ना वॉल्यूम है ना, इसे पता करने की ज़रूरत है, तो ये वाला फॉर्मूला हम नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे तुम देखो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इसका दे रखा है तो वो तो यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? इस फॉर्मूले की जगह पे कैन वी यूज़ वेट ऑफ NaCl अपॉन क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। क्या हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे? आंसर है यस। नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम की हम बात करेंगे तो वॉल्यूम इन लीटर, 50 मिलीलीटर को यदि हमारा 50 मिलीलीटर है और इसको लीटर में बदलना है तो क्या करते हैं बोलो? 50/1000 इज इक्वल टू व्हाट? 0.5 लीटर हो गया। ये नॉर्मलिटी आपको दिया हुआ ही है। नॉर्मलिटी कितना है? डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल का मतलब क्या हो गया? 0.1 नॉर्मल। इसका मतलब क्या हो गया? 0.1 इंटू इसका वॉल्यूम कितना है? 0.05 इज इक्वल टू वेट ऑफ NaCl तो निकालना ही है। अब क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। तो देखो आप क्या जानते हो? इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू व्हाट? मोलर मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन n फैक्टर। तो देखो NaCl में आप इसको आयंस में चेंज करोगे तो ये क्या बनाएगा? सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो n फैक्टर इसके लिए क्या हो गया? 1। तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो क्या होगा? मोलर मास ऑफ NaCl। और बच्चों ये आपको रट के तैयार होना चाहिए। मैं इसे यहाँ पे
लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली लिखूंगा क्या होता है इसका वैल्यू 58.5। तो यदि हम लोग इसमें देखो हमने इसका WA इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.05 और इसका वेट कितना है, इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका 58.5। तो देखो तो आपको वेट ऑफ NaCl मिल गया या नहीं मिल गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंट जानते हो, इफ़ यू नो अबाउट द लॉ ऑफ इक्विवेलेंट यू नो द वेट, यू कैन कैलकुलेट द वेट ऑफ NaCl। दे कैन आस्क अबाउट द वेट ऑफ NaCl। आई बात समझ में। अब इसी क्वेश्चन को यदि मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो मैं क्या पूछूंगा, देख रहा क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द weight of AgCl produced after the reaction। तो यदि ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, यदि ये क्वेश्चन दे रखा है तो कैसे करेंगे, तो देखो फिर हम वही बात करेंगे। क्या बात करते हैं, देखो ये हमारे पास AgNO3 है, ये NaCl है, इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है AgCl बनता, साथ में क्या बनता है NaNO3। तो देखो इस बार जो आपका क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन AgNO3 एंड AgCl। तो आप देखो AgNO3 का इसी क्वेश्चन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका वैल्यू क्या दे रखा है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, देखो ये क्या लिखा है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ AgNO3। तो इसका वैल्यू क्या है, देखो 0.1 इंटू क्या हो गया 0.05। अब हमें पता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट इसका भी और इसका भी, सबका इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्वल होगा। तो चलो इसका नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर है, यहाँ पे मांगता क्या है, वेट मांगा हुआ है। क्या मांगा है इस केस में, मास मांगा, वेट मांगा हुआ। इसका मतलब क्या है, वेट मांगा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वेट ऑफ AgCl अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ AgCl। अब हमें क्या निकालना है बोलो, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था इक्विवेलेंट वेट NaCl का, वैसे ही हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ AgCl निकालना है। तो गौर करो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या होगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m/n। अब ये m/n, इसमें देखो AgCl को यदि हम आयंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा Ag प्लस NCl माइनस। इसका मतलब क्या है, इसके लिए n का वैल्यू 1 है, मतलब इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ क्या लिख देंगे AgCl। और इसमें भी देखो आपको ये मास भी याद होना चाहिए, मुझे तो याद है फिर भी लिख दे रहा हूँ। Ag का मास कितना होता है 108 ग्राम होता, Cl का कितना होता है 35.5 ग्राम। अब तुम देखो इतना तुम लोग याद करोगे फिर लिखोगे, क्या आप लिख सकते हो, हम तो देखो डायरेक्ट लिखने वाले लोग हैं, डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिखेंगे 143.5 ग्राम, सीधा सीधा लिखने का आदत डालो। सो मेरा ये रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से, आप इसको लिखो, लिख के प्रैक्टिस करो, तब फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या लिखा हमने 0.1 इंटू 0.05 इज इक्वल टू वॉट WA अपॉन, ये सब इसके लिए, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है बोलो 143.5, राइट। तो इसका मतलब वेट ऑफ AgCl क्या मिलेगा 0.1 इंटू 0.05 इंटू 143.5 क्या हो जाएगा, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है या नहीं। तो इस तरीके से आप इस बात को समझो कि यदि इसका मिली इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो हम किसी का वेट निकाल सकते हैं, हम क्या इसका मिली इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इसी में यदि थर्ड क्वेश्चन में फ्रेम कर दूं, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मिली इक्विवेलेंट required for the reaction। तो आंसर क्या होगा बताओ, आंसर क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट विल बी 0.1 इंटू 0.05, यही तो है ना, बिकॉज यू नो मिली इक्विवेलेंट। अच्छा एक चीज़ है ध्यान देना बच्चों, हमने यहाँ पे लीटर लिया हुआ है,
तो जब लीटर लेते हैं तब क्या बोलते हैं, तब सिंपल इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल इक्विवेलेंट। तो मैंने पूरे में यहाँ से वहाँ तक इक्विवेलेंट ही लिया हुआ है। क्या लिया हुआ हमने, इक्विवेलेंट, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने इसको लीटर में कन्वर्ट किया है ना, तो जब मिलीलीटर लेते तब मिली इक्विवेलेंट बोलेंगे। ये क्या हो गया, व्हाट इज द मिली इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। यदि आप देखो ये जो मैंने लिख दिया है इक्विवेलेंट, और इसको यदि हम लोग मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ देखो 1000 से डिवाइड किया था तो वहाँ मिली इक्विवेलेंट के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आया समझ में सबको। यदि कोई दिक्कत है तो एक बार फिर इसका देख लो पूरा वीडियो, आप सबों को समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।